हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ, आर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है, जो कि हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है। अभी इसमें सिर्फ हिंदी के ही टेस्ट होंगे और इसमें मतलब एग्ज़ाम के तरीके से हर एक टेस्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर बताऊँगी और आप भी अपना आंसर नोट करते चलिएगा साइड में, ठीक है। एक जगह अपनी नंबरिंग कर लीजिएगा, मतलब कि 1 to 60, और फिर वहाँ पे अपने आंसर नोट करिएगा कितने आपके करेक्ट थे और कितने आपके इनकरेक्ट थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपन्न का विलोम है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर निर्धन, दूसरा है विपन्न और तीसरा है विपद, चौथा है अस्थिर। तो संपन्न का विलोम पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विपन्न, ठीक है। उसके अलावा 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको एक बार बता देती हूँ मैं आपको। निर्धन का विलोम होता है धनी, विपद का होता है संपद और अस्थिर का होता है स्थिर, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर विपन्न है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लुभावना। लुभावना का विलोम है, यहाँ पर भी विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना या फिर घृणा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, लुभावना का विलोम होता है घिनौना, ठीक है। आकर्षित का जो विलोम होता है वो प्रतिकर्षित होता है, घृणा का प्रेम होता है, ओके। तो लुभावना का विलोम करेक्ट आंसर हो जाएगा घिनौना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीति का विलोम क्या है, ठीक है। तो नीति का विलोम यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कुनीति, रणनीति, सुनीति या फिर अनीति। तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, आप ना कुनीति और अनीति में कंफ्यूजन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो अनीति होगा, कुनीति नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुनीति और सुनीति ये आपस में विपरीत है एक दूसरे के। तो अगर नीति का विलोम पूछा जाए तो आंसर अनीति होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कृतज्ञ का विलोम है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं अकृतज्ञ, कृतघ्न, संवेदनहीन या फिर जड़। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा कृतघ्न, अकृतज्ञ नहीं होगा। अगर कृतघ्न ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पर अकृतज्ञ आंसर माना जा सकता था, अदरवाइज इसका आंसर कृतघ्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें सबसे पहले तो एक चीज़ जरूर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि अशुद्ध पूछा है या फिर शुद्ध पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, चारों ही वाक्यों को पढ़ना होगा। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है राम गाते गाते सरोवर तक गया। ऑप्शन नंबर सी है वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। ऑप्शन नंबर डी है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्गों नहीं होगा, प्रत्येक खुद जो है एक बहुवचन में काउंट होने वाला वर्ड है। तो यहाँ पर वर्गों नहीं आएगा, सिर्फ वर्ग आएगा, प्रत्येक वर्ग, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस हैं वो सही हैं, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। ऑप्शन नंबर सी है अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। ऑप्शन नंबर डी है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पहला गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है। अहिल्या, पहली बात तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही अहिल्या तो बिल्कुल ही गलत है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम ना अहिल्या बोल देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि हमेशा ये जो करेक्ट होता है वो आपका होगा अहल्या, ठीक है। करेक्ट जो है शुद्ध वर्तनी वो अहल्या होती है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्यों गलत है, क्योंकि निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध निरपराध होता है हमेशा। उसके अलावा अगर ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संवाद नहीं आएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट जो शुद्ध वर्तनी है वो इस तरीके से आएगी, संवाद,
ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर सही हो जाएगा यानी कि शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हम लोग आपका आभार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। ऑप्शन नंबर सी है, शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। ऑप्शन नंबर डी है, वह कमरे में जाकर सो गया। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आप बताइए। अशुद्ध इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी शुद्ध है कि हम लोग आपका आभार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी करेक्ट है। लेकिन वह कमरे में जाकर सो गया, यह जो है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं हुआ कि कमरे में जाकर सो गया, यहाँ पर होगा सिर्फ कमरे में सो गया। ये जो है जाकर वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ऑप्शन नंबर बी है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। ऑप्शन नंबर डी है, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। चलिए बताइए कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा है ये, क्योंकि अध्यापका नहीं होता है, अध्यापिका होता है। ठीक है, सॉरी, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, इसलिए अशुद्ध वाक्य आपका ए हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी हमारा ए ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर सबसे पहले ध्यान देना है कि शुद्ध पूछा गया या फिर अशुद्ध पूछा गया है, तभी आप यहाँ से करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। क्योंकि जब सेंटेंस आते हैं यहाँ पर, जो भी वाक्य होते हैं उनको पढ़ते टाइम बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, बहुत माइनर सी मिस्टेक भी होती है किसी किसी सेंटेंस में। उसके बाद ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि शुद्ध वाक्य पूछा गया है। उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर बी है, उसका प्राण निकल गया। ऑप्शन नंबर सी है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ऑप्शन नंबर डी है, प्राण उसका खत्म हो गया। बहुत ही इजी सा है और आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसको बोलते हैं, उसके प्राण निकल गए होता है। कभी भी ये नहीं होता कि उसका प्राण निकल गया। क्यों? क्योंकि प्राण हुआ या फिर दर्शन हुआ, ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुवचन में काउंट होती हैं ये। ठीक है, तो प्राण निकल गए यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंतरतलीय शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अंतरतलीय यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ने में सारे ही सिमिलर लगेंगे थोड़े थोड़े। अंतरतलीय, उसके अलावा बी है अंतरतलीय, सी है आपका अंतरतलीय और डी है अंतरतलीय। ठीक है, अंतरतलीय। अब आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी कि अंतरतलीय होता है, अंतरतलीय कभी नहीं होता है। बोलने में हमको लगता है कि अंतरतलीय सही है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है अंतरतलीय है। याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाले हैं, इनको जो भी कंफ्यूजन वाले जितने भी वर्ड हैं उनको एक जगह लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिख दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट तरीके से कौन सा लिखा गया है। तो पहला है दैदीप्यमान, दूसरा है देदीप्यमान, तीसरा है दैदीप्यमान और चौथा है देदीप्यमान। तो करेक्ट जो आंसर है, हम आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं, दैदीप्यमान, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। करेक्ट आंसर है देदीप्यमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी पूछी गई और वही एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। पहला है हिरण्यकश्यपु, दूसरा है हिरण्यकशिपु, तीसरा है हिरण्यकश्यप और चौथा है हिरण्यकश्यप। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका हिरण्यकशिपु। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप, हमेशा हिरण्यकश्यप बोलते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट है। शायद हम यही वाला बोलते हैं हिरण्यकश्यप, वो गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो हम बोलते कुछ और है लेकिन होते वो कुछ और है, उनको तो ज़रूर ही लिखना चाहिए। जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम मतलब नॉर्मल डेली भाषा में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो तो हमें याद हो जाते हैं बुक से ईजिली, बट ये जो वर्ड जो हम बोलते गलत हैं लेकिन होते कुछ और हैं वो लिखित भाषा में, तो उनको तो ज़रूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। बेसिकली जो वर्ड है वो है प्रज्वलित, तो उसको 4 तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर बी प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर सी प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित। ठीक है। अभी जब आप उज्ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल के तरीके से ही आप सोचते हैं कि प्रज्वलित भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो आप अगर ये वाला लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए होने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रज्वलित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है निस्संदेह, ऑप्शन नंबर बी है निसंकोच, ऑप्शन नंबर सी है उज्ज्वल और ऑप्शन नंबर डी है महत्व। तो आपको क्या बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है? महत्व जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि महत्व हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका महत्व सही वाला, ये जो है गलत लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? अशुद्ध वर्तनी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से सौत का तत्सम रूप बताना है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव में से है ये क्वेश्चन, और सारे ही ऐसा नहीं है कि कोई सीक्वेंस से नहीं है कि पहले 10 विलोम दे दिए फिर 10 शुद्ध वर्तनी वाले दे दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स है ताकि टेस्ट की थोड़ी क्वालिटी अच्छी बने। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सौत का तत्सम पूछा गया है। इसमें से ऑप्शंस हैं आपके सौतन, सपत्नी, सौतर्ण या फिर सहपत्नी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सौत का तत्सम रूप पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सपत्नी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका सपत्नी हो जाएगा। सहपत्नी का मतलब होता है कि पत्नी के साथ प्रेम, और ये जो सौत और सौतन है ये तो आपस में ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं भ्रमर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे रखा है व्याघ्र, ऑप्शन नंबर सी है क्षीर, ऑप्शन नंबर डी है कोयल। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये बताइए कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव एक पूछा है, इट मीन्स बाकी के 3 तत्सम होंगे। तो जो तद्भव है इसमें से वो है आपका कोयल। ठीक है, क्योंकि कोयल का जो तत्सम होता है वो होता है आपका कोकिल। ठीक है, कोकिल इसका तत्सम होता है। बाकी इनके अगर तद्भव की बात करें तो भ्रमर का होता है भौरा, व्याघ्र का होता है बाघ और शीर का होता है खीर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो तद्भव से तत्सम यानी कि ये वाले जो है आपके तद्भव है, ये तत्सम है, इनमें से जो सही युग्म है वो हमें चयन करना है। सुई का यहाँ पर लिखा हुआ है सुइया, गंवार का लिखा हुआ है ग्रामीण और ग्वाल का लिखा है गोवाल, आंख का है अक्ष। ठीक है, तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट सिर्फ एक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंवार का ग्रामीण। बाकी के सारे गलत हैं, क्योंकि सुई का सूचिका होता है, आंख का अक्षी होता है और ग्वाल का गोपाल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर भी तद्भव पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं कंकड़, कृष्ण, शिक्षा या फिर दही। तो बताइए इसमें से तद्भव कौन सा है? तो जो तद्भव है वो है आपका दही, क्योंकि दही का तत्सम होता है दधि। ठीक है, दधि होता है। इसके अलावा अगर इनके तद्भव की बात करें तो जो कंकड़ है, कंकड़ का हो जाएगा कंगन, और कृष्ण जो है, कृष्ण का हो जाएगा आपका कान्हा, और शिक्षा का हो जाएगा सीख। करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव है? सॉरी, ठीक है, यहाँ पे शब्द का ही तद्भव पूछ लिया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी सबद, ऑप्शन नंबर सी शब्द, ऑप्शन नंबर डी सुबद। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शब्द जो है वो शब्द का तद्भव है। ठीक है, शब्द नहीं होगा, मे बी इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाए आपको। करेक्ट आंसर हमेशा बी होगा। ठीक है, अभी मतलब सॉरी शब्द होगा, वहाँ पर ए बी क्या आता है वो नहीं पता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पर भी युग्म पूछा गया है, यहाँ पर तद्भव दिए गए हैं और फिर यहाँ पर आपको तत्सम दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना क्या है, सही कौन सा है। ओके,
विसरना का दे रखा है, विसरना का दे रखा है भुलाव, गेहूं का गोहूम और पन्ही का पाहन और पुराना का पुराण। पूछा क्या है? करेक्ट। तो करेक्ट बताइए। पुराना का जो पुराण है ना वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे यहाँ पर गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि विसरना का होता है विस्मृति, गेहूं का होता है गोधूम और पन्ही का होता है उपानह। ठीक है, ये करेक्ट वाले मैंने बता दिए। जो डी है वो ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं बधिर, परगट, अमृत या फिर जीर्ण। पूछा क्या है यहाँ पे? तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परगट, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है प्रकट। बाकी के जो दे रखे हैं, बधिर का होता है बहरा, अमृत का होता है अमीय और जीर्ण का होता है जीना। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें तद्भव तत्सम का शब्द युग्म पूछा है, कौन सा जो सही है सर्वोत्तम। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है गणेश का गणेश, दुल्हा का दुल्हा और अनंत का अन्यत्र और अग्रणी का दे रखा है अग्रवर्ती। हमें क्या बताना है कि इसमें से सही वाला जो है वो कौन सा है? तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से आपका ए, क्योंकि गणेश का गणेश होता है, ये आपका सही है। बाकी के जो सारे हैं वो आपके गलत हैं। अब क्यों है गलत? क्योंकि दूल्हा का होता है दुर्लभ, इसलिए गलत है। अनंत का होता है अन्यत्र। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका अग्रणी, इसका आपका अग्रवर्ती होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें मेरे को जो डी वाला है वो थोड़ा सा गलत हो गया है शायद। यहाँ पे अग्रणी नहीं, अगाड़ी होगा, उसका होगा अग्रवर्ती। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा अनंत होगा, यहाँ पे अनंत नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए पतित, ऑप्शन नंबर बी लुंठित, ऑप्शन नंबर सी धराशाही, ऑप्शन नंबर डी पातकी। पूछा क्या है? गिरा हुआ। गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द है वो आपको बताना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पतित। ठीक है, लुंठित और पतित में कंफ्यूजन हो सकता है, अच्छे से याद करके जाइएगा। गिरा हुआ के लिए हमेशा पतित आता है। अगर पूछा जाए लुंठित के लिए क्या हो जाएगा, तो लुढ़का हुआ अगर आ जाता है, या फिर ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि जो जमीन पर गिरा हुआ है ये आ जाए, तो उसके लिए भी लुंठित हो जाएगा। उसके अलावा क्या बचता है? उसके अलावा है आपका धराशाही, तो पृथ्वी पर लेटा हुआ जो हो जाएगा वो धराशाही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गांठ का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो गांठ का तत्सम रूप ऑप्शंस दे रखे हैं गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि या फिर अंगुष्ठ। तो गांठ का तत्सम पूछा है, बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके अलावा अंगुष्ठ तो आपको पता है अंगूठा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गट्ठर जो होता है किसी भी मतलब किसी का ढेर या फिर किसी को एकत्रित करना, वो हो जाएगा। और गांठ और जो गट्ठी है ना, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गलत पूछा गया है यहाँ पे। अब ऑप्शंस है अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट। तो गलत बताइए कि गलत कौन सा है? तो अनुग्रह का जो आग्रह है ना, ये गलत है। इसमें कंफ्यूजन होता है सबको। अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ठीक है, क्योंकि अनुग्रह का मतलब होता है किसी के ऊपर कृपा करना, उसका जो अपोजिट होगा वो विग्रह होगा। बाकी के जो सारे हैं वो सही हैं। अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं कान, दिन, बाहर, जमुना। ठीक है, पूछा क्या है? तत्सम पूछा है। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दिन। ठीक है, कहीं कहीं पर दिन और दिवस दोनों को तत्सम दे दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर दिन जो है वो तत्सम के रूप में दिया है और जो दिवस है उसको तद्भव के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बी को मानकर चलेंगे। कर्ण कान का हो जाता है कर्ण, और बाहर का बाह्य हो जाएगा, और जमुना का यमुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं सहज, सुगम, सरल या फिर लभ्य। इजी सा है, तो अलभ्य का विलोम हो जाएगा आपका लभ्य।
ठीक है। बाकी के अगर देख लेते हैं तो सहज का होता है असहज, सुगम का दुर्गम और सरल का क्या हो जाएगा कठिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सजल का विलोम क्या होगा ये बताइए। ठीक है, सजल का विलोम जलहीन, जलाभाव ये तो नहीं हो सकते, इन दोनों को तो आप काट ही देंगे। अब दो बचते हैं निर्जल या फिर कुजल, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो सजल का जो विलोम होगा वो होगा निर्जल, कुजल नहीं होगा। ठीक है, तो जलहीन और जलाभाव का मतलब होता है कि कम जल, जल का जहाँ अभाव हो उसके लिए ये दोनों वर्ड यूज होंगे। अगर कुजल की बात करें तो खराब पानी, जहाँ खराब जल होगा वहाँ कुजल का यूज होगा। ठीक है, निर्जल सजल का विलोम हो गया। ओके, नेक्स्ट है सुमति। सुमति का विलोम क्या होगा। ठीक है, सुमति का विलोम पूछा गया, ऑप्शंस हैं कुमति, सम्मति, सहमति या फिर मति। तो सुमति का विलोम यहाँ पर हो जाएगा आपका कुमति। ठीक है, सुमति का विलोम क्या हो जाएगा कुमति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पूछा गया है प्रसन्न का विलोम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है प्रसन्न का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं खुश, अप्रसन्न, विषाद या फिर दुख। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। प्रसन्न का विलोम पूछा गया है तो थोड़ा सा इजी रह सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अप्रसन्न दिया गया है सामने से सीधा सीधा। ठीक है, बाकी के जो है विषाद होता है आपका हर्ष का विलोम, दुख होता है सुख का, और खुश और प्रसन्न जो है ये दोनों ही पर्याय हैं एक दूसरे के। ठीक है, समानार्थी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, स्वागत का विलोम क्या होगा। स्वागत का विलोम पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं आगत, दंड, पुरस्कार या फिर तिरस्कार। तो करेक्ट आंसर होगा इसका तिरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगत का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, और पुरस्कार का अगर विलोम पूछा जाएगा तो ये दंड हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चारों ऑप्शंस यहाँ पर सही हो गए, मतलब सॉरी सॉल्व हो गए। बेसिकली करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर डी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द बताइए। तो वो है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर पादप, अटल, आपादमस्तक या फिर आप्तकाम। तो पैर से लेकर सिर तक के लिए जो एक वर्ड होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपादमस्तक। बाकी के जो है पादप का मतलब होता है आपका पाँव से पीने वाला, और अटल का मतलब होता है जो अपनी बात से टले नहीं, और आप्तकाम का मतलब होता है जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। ठीक है, तो मैंने यहाँ चारों का बता दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं आंशिक सेवा या फिर अस्थाई सेवा, अर्ध रोजगार या फिर आकाशवृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए पूछा गया है, तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आकाशवृत्ति होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका आकाशवृत्ति। उसके अलावा अगर आंशिक सेवा की बात करें तो ये हो जाएगा अंशकाल के लिए, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो सेवा दी गई हो उसको बोलेंगे, और थोड़े अंश के लिए। उसके अलावा अस्थाई जो है वो भी थोड़े समय के लिए जो सेवा दी जाए वो अर्ध रोजगार, आधा रोजगार। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है इस वाक्यांश के लिए। ये याद रखना, हमला न किया गया हो। ऑप्शंस हैं आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या फिर अनाक्रांत। अयोध्या को तो आप छूटते काट देंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको सोचना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। हमला नहीं किया गया हो जिस पर वो बताना है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अनाक्रांत। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ वर्ड दे दिया है आपको और आपको बताना है कि सेंटेंस कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं जिसका खंडन न हो सके, या फिर जो घोर या भीषण न हो, या फिर जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, या फिर जो तर्क से सिद्ध न हो। अब बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। अकथनीय के लिए पूछा गया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। ठीक है, जिसका खंडन न हो सके अकाट्य हो जाएगा, जो घोर या भीषण न हो अघोर हो जाएगा, और जो तर्क से सिद्ध न हो वो अतर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, जिसे ऊपर कहा गया हो। ऑप्शंस हैं आपके उच्चतम, कथित, यहाँ पर कथित होगा। ठीक है, कथित, उपर्युक्त या फिर उपत्यका। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा सी, उसका मतलब हो जाएगा
उपर्युक्त यानी कि जो ऊपर कहा गया है उसके लिए उपर्युक्त वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट जो दे रखा है जैसे कि उच्चतम, सर्वोत्तम यानी कि सब उससे ऊंचा कुछ ना हो। कथित जो कहा गया हो, उसके अलावा बचता है उपत्यका, तो पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। अनुत्तरित शब्द के लिए पूछा गया है, ऑप्शंस दे रखे हैं जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर न दिया गया हो, या फिर जिसके अंदर अर्थ भरा हो, या फिर जो आलोचना के योग्य हो। अब बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अनुत्तरित शब्द के लिए क्या होगा, जिसका उत्तर न दिया गया हो, इजी सा था ये। ठीक है, जिसका उत्तर दे दिया गया हो उत्तरित हो जाएगा। अब जिसके अंदर जो आलोचना के योग्य हो उसका क्या हो जाएगा, आपका आलोच्य हो जाएगा। उसके अलावा एक पूछा गया है कि जिसके अंदर अर्थ भरा हो जाएगा अर्थगर्भित। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्वेच्छाचारी, स्ववश्य एंड आत्माभिमत या फिर मतानुयायी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए, अपने मत को मानने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आत्माभिमत। अब पूछा जाए कि स्वेच्छाचारी का क्या हो जाएगा, तो स्वेच्छाचारी का होगा अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। उसके अलावा दूसरा है अपने ही वश में जो रहता है उसको बोलते हैं स्ववश्य। और जो आखिरी है मतानुयायी, इसका मतलब होता है कि मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। ठीक है, मत का अनुयायी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पूछा गया है कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपारदर्शी या फिर प्रियदर्शी। तो जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों से परे हो उसको बोलते हैं परोक्ष, और जिसके आर पार न देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी, और जो देखने में प्रिय हो उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या फिर दिनेश। तो करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है विभाकर। विभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको ये बताना है कि विभाकर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हलवार, करवाल, धरवार या फिर धारदार। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवार का पर्यायवाची वो होता है करवाल। थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, सारे ही ऐसे लग रहे हैं, लेकिन करवाल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, अश्व, बेस, श्रृंगाल या फिर किंकर। ठीक है, तो वाजी शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका अश्व। ठीक है, हय, घोटक, वाजी, ये सारे किसके हैं, घोड़े के जो हैं पर्यायवाची दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में ये है कि प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा। प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, कुंभिल, अमर्ष, श्लाघा या फिर कृशाणु। करेक्ट आंसर बताना है। तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा श्लाघा। ठीक है, श्लाघा जो है प्रशंसा का पर्यायवाची है, स्तुति, ये सारे प्रशंसा के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाकी के जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो अमर्ष होता है क्रोध का, और कृशाणु होता है आपका, कृशाणु किसका होता है बताइए जरा, और कुंभिल जो है वो होता है आपका चोर का। ठीक है, जहाँ तक मेरे को कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा 44 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ठीक है, कृशाणु आग का होता है, याद आया मेरे को, कृशाणु जो है वो आपका आग का होगा। ठीक है, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ऑप्शन दे रखे हैं, कंचन, ऑप्शन नंबर बी है वयस्य, ऑप्शन नंबर सी है पामर, ऑप्शन नंबर डी है नागर। क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जो चतुर का पर्यायवाची होता है वो होता है आपका नागर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी की बात करते हैं तो कंचन सोना का पर्यायवाची है, वयस्य मित्र का पर्यायवाची है, इसके अलावा पामर जो है वो आपका खल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रभुत, अनन्यता या फिर निष्णात या फिर राशि। तो बहुत का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रभुत।
अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे कि अनन्यता, अनन्यता जो है वो आपका तादात्म्य का पर्यायवाची हो जाएगा। निष्णात जो है वो दक्ष या फिर कुशल, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा जो राशि है, इसका अगर बात करती हूँ तो समूह, राशि का पर्यायवाची समूह हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी कृष्ण का पर्याय नहीं है। मुकुंद, कंसारी, ऋषिकेश या फिर कोविद। ठीक है, पूछा क्या है कि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कोविद है वो पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, कृष्ण का नहीं है, बाकी के सारे कृष्ण के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेष्य पद बताइए। अब ये विशेषण विशेष्य वाला आ गया है, तो पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से विशेष्य बताना है। ऑप्शंस 4 दे रखे हैं यहाँ पे आपको, उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। विशेष्य बताना है, यानी कि विशेष्य बोले तो जिसकी विशेषता बताई जा सके या फिर जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उमा। उमा विशेष्य पद है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, या फिर यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। उसके अलावा जो डी है वो है आपका, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ठीक है, यहाँ पर ना आया है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से गलत विशेषण कहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जरा बताइए। देखिए, जो सी है ना वो करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो यह है ये कौन सा विशेषण है, ये बताइए जरा। ये 2 क्वेश्चन आपको बतानी है। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, वो बताना है, और ये उसके बाद नेक्स्ट है विभाकर किसका पर्यायवाची है, वो बताना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। कौन सा विशेषण शब्द बनता है? बहुत ही इजी सा है, ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गीला है, गीला मतलब कौन सा विशेषण है ये बताना है। ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर बता दीजिए, गीला कौन सा है? भाई बहुत ही इजी सा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। इस वाक्य में विशेष्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपके, व्यक्ति, कृशकाय, वह या फिर दौड़ने लगा। तो इस वाक्य में आपको विशेष्य कौन सा लग रहा है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो व्यक्ति की ही तो विशेषता बताई जा रही है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है वो बताना है, उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या फिर मानस। तो विशेषण कौन सा नहीं है बताइए? तो मानस जो है सामने से दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि मानस जो है हमारा विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है? ठीक है, तो मूल शब्द पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि चारित्रिक जो है जो विशेषण बना है ये किस वर्ड से बना हुआ है? ऑप्शन है आपके चरित्र, चित्रण, चरित्रता या फिर चारोत्व। तो जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, बट अभी बिल्कुल दिमाग में लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि ये चरित्र का है, चित्रण का नहीं है। इसमें होगा या तो इन दोनों में भी हो सकता है, तीनों में ही कंफ्यूजन हो सकता है, चारों में तो खैर नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो अभी क्लियर कर लीजिएगा, चरित्र का है, चारित्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। विशेषण नहीं है, बहुत ही इजी सा है भाई, सामने से दिख रहा है, राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 दे रखे हैं, जैसे कि हरा, पीला और छोटा, बड़ा, ये आपके गुणवाचक विशेषण है, 2 और 3 गणनावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? विशेष्य शब्द बताना है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो देखो फिर वही वाली बात हो गई कि किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में कौन सी
सॉरी खोटी सी जो है वो विशेषण प्रकार है, यानी कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शंस दे रखे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या फिर पूर्णांक बोधक। तो देखो फिर वही बात, ये बहुत इजी सा है, गुण बताया जा रहा है उस चीज़ का कि भाई कैसी है वो चांदी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गुणवाचक यानी कि ए। विशेषण विशेष्य के बारे में अगर आपको बिल्कुल पूरा ही टॉपिक क्लियरली पढ़ना है ना तो उसकी भी वीडियो डली हुई है, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले डाली थी वो, आर का एग्ज़ाम जो है उससे पहले आई थिंक 2-2.5 घंटे की कुछ वीडियो होगी वो, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न शब्दों में विशेष्य है। और अगर इन टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इस पे मतलब व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, उसका डिटेल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। निम्न शब्दों में विशेष्य है, ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे श्वेत, जीर्ण, गरीब या फिर किताब। विशेष से पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा फटाफट से। किताब हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि समवाय शब्द का अर्थ क्या है। समवाय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, समवयस्क, अच्छा समय या फिर समान वायु या फिर समूह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 59, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध है, कौन सा है बताइए। अशुद्ध को शुद्ध और करना ये भी काम है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी और कामदेव, मनोभव। देखिए जो यमुना है ना, जाह्नवी इसका नहीं है, गंगा का है ये, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर सोने का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इनमें से वो पूछा है। ऑप्शन है हेम, हाटक, हिरण्या, कलघौत। बताइए जरा इसमें से कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हिरण्या नहीं होता, हिरण्य होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक से भी आंसर जो है करेक्ट और इनकरेक्ट होता है। हिरण्या नहीं होता, सोने का क्या होता है, हिरण्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बताइएगा जरा कितने सही हैं आपके, ठीक है। 60 में से कितने सही हैं, 55 प्लस, या अभी चलो 50 प्लस भी हो रहे हैं तो भी ओके है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे वो, ठीक है। तो जरा बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनका भी आंसर प्लीज़ दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देखते आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी थैंक यू। अगर आपको हाँ इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए या फिर हिंदी का कंटेंट चाहिए तो आप एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ जरा। 9368403908 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।